जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद, जय सुभाष, जय प्रकाश। आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश चंद खबरों के साथ। आज जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी की पहल से पैरवी से बिहार सरकार ने निर्णय लिया, दिल्ली में बिहार भवन को मरम्मत कराई जाएगी, उसका पुनर्निर्माण होगा। और ये मांग श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। आखिरकार श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा को सफलता मिली और अब बिहार भवन का पुनर्निर्माण होगा। आप सब देखते रहे जनता खबर, इंद्र प्रकाश बौद्ध। धन्यवाद। कुछ खबरें बिहार से ही, फिर यूपी से, और पुरुलिया में जो साधुओं की पिटाई हुई थी उस मामले की चर्चा लोगों में है कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया। जेपी नड्डा का वो बयान बार बार वायरल हो रहा सब, जिसमें जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भगवा से नफरत है, ममता बनर्जी को घसीटा जा रहा है। तो कुछ लोगों को कहना है कि ये तोल दिया जा रहा है अनावश्यक रूप से। कुछ लोगों का कहना है कि साधुओं ने कुछ लड़कियों से कुछ रास्ता पूछा, लेकिन भाषा के अंतर होने के कारण लड़कियों को लगा कि कहीं हमारे ऊपर संकट है, तो भागने लगी, दौड़ने लगी, और दौड़ करके उन्होंने शोर मचा दिया। फिर लोग इकट्ठा हो गए और फिर अनायास इस प्रकार की घटना हो गई अनावश्यक रूप से। और जब साधुओं की पिटाई हो रही थी तो ये जानकारी किसी ने फोन से दिया, मोबाइल से। ज्योतिर्मय सिंह महतो जो बीजेपी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ज्योतिर्मय सिंह महतो, वो वहां पर पहुंचे और फिर वो साधुओं को ले गए अपने आवास पर, उनको नहलाया धुलाया, भोजन कराया, पूजन की व्यवस्था किया, मंदिर में रहा। और दूसरी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने, ये तो बात समझ में आई, लेकिन संयोजक न बनने के साथ ही वो भाजपा पर हमलावर नहीं रहे, भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस बात की चर्चा है बिहार की गलियों में, बिहार की सियासत में, कि आखिर भाजपा का विरोध क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार। भाजपा की काली का जो जिन नीतियों से सहमत नहीं है, उन नीतियों का नीतीश कुमार को विरोध करना चाहिए, तो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। एक खबर कि सिमरिया घाट, बेगूसराय में सिमरिया घाट में उसका घाटों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, घाटों को जो है अच्छा साफ सुथरा बनाया जा रहा है। अभी जल संसाधन मंत्री संजय झा नीतीश कुमार के खास माने जाते, उन्होंने वहां का दौरा किया था, यह भी चर्चा में खबर। जेडीयू की टिकटों में जो कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, कम्युनिस्ट, इन सबका जो मिलन हुआ है, जो गठबंधन बन गया है, उसमें सीटों की तालमेल को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि भाई देर क्यों की जा रही है, कांग्रेस देर कर रही है, कांग्रेस को जल्दी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब ये एमएलसी, और केवल ये एमएलसी खालिद अनवर ही नहीं, कौशलेंद्र कुमार जो जनता दल यू की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नालंदा से और नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कांग्रेस की ओर से देर की जा रही है, इसमें जल्दी होना चाहिए। तो अब यह है कि वो कांग्रेस को एक निर्णायक शक्ति मान रहे हैं, ना कि बिहार में लालू यादव को मान रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल करके आई हुई। उधर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह, तो राकेश सिंह ने कहा कि भाई कांग्रेस ने तो हमेशा समाजवादियों के साथ छल किया है, निश्चल व्यवहार कांग्रेस का कभी नहीं रहा, कांग्रेस ने समाजवादियों को धोखा दिया है, तो ये धोखा नीतीश कुमार को भी कांग्रेस दे रही है और नीतीश कुमार धोखे के शिकार हो गए हैं। एक को बात पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ सकते हैं, इंतजार करिए, 25, 26, 24, 25 तक कोई बड़ा धमाका हो सकता है, निर्णय हो सकता है, नीतीश कुमार एनडीए की तरफ वापस आ सकते हैं, ऐसा
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा हुआ है, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। हैं गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई विकास 1.5 साल में हुआ है या 18 साल में हुआ है? ये जो विकास बिहार का हो रहा है, ये तो 18 साल में हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान, सड़कों का जाल, ये तो सब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा मिला हुआ है। तो क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? उनके द्वारा किए गए सहयोग को बिहार के प्रति नजरअंदाज कर दिया जाएगा? गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह आज झूमते नाचते गाजते राम संकीर्तन में भी देखे गए। राम का मुंह, राम विरोधियों का मुंह हो काला, ऐसे नारे भी लगे, गीत गायन भी हुआ। वैशाली से खबर यह है कि सुनील कुमार गांधी, जो रेलवे के सामग्री क्रय प्रबंधक, उनको सीबीआई उठा ले गई। माने सीबीआई ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई लाख रुपए लेने का भी आरोप है और टेंडर मैनेज करने का आरोप है। क्रय सामग्री की जो प्रबंधक होने के नाते ये क्या जो है रेलवे में खरीदारी की जाएगी, बाहर के जो सप्लायर होते हैं उनसे कैसे क्या संबंध बनाना है, क्या सामान खरीदना है, ये सब जो है तो टेंडर मैनेजिंग का इन पर आरोप लगा है कि पैसा लेकर के टेंडर मैनेज करा देते थे। सीबीआई ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। पटना से खबर यह है कि पटना हरमिंदर साहिब का कल मनाया जाएगा 357वां प्रकाश उत्सव, और गया घाट से आज वहां तक एक संकीर्तन यात्रा निकाली गई। ये रहा। और सुशील मोदी, तो सुशील मोदी जी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार कब जो है अपने बलबूते मुख्यमंत्री रहे, हमेशा दूसरों की कृपा से ही मुख्यमंत्री रहे। इन सब घटना, इन सब चर्चा पर चर्चा के बीच में एक पुरानी चर्चा भी ताजा हो गई कि हरमिंदर साहब का जो 357वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, तो एक प्रकाशोत्सव मनाया गया था 5 जनवरी 2017 को। तो वो इसलिए यादगार बना कि 2016 में उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी ने उस सम्मेलन रैली 10 किए थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ रविंद्रालय में भी किसान सम्मेलन संबोधित किए थे। महाराजा बिजली पासी स्थल पर भी किसान सम्मेलन, एक नशा मुक्ति रैली को संबोधित किए थे। आर के चौधरी विधायक रहे कई बार, मोहनलालगंज से मंत्री भी रहे कई सरकारों में, उनके संयोजक। और रविंद्रालय में किसानों का कार्यक्रम रहा था। अंबेडकर महासभा भी गए थे, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया था। फूलपुर की बड़ी रैली हुई, फूलपुर माने इलाहाबाद की। कानपुर में घाटमपुर की बड़ी रैली हुई, मिर्जापुर में रैली हुई, देवरिया में रैली हुई, और बनारस में बड़ी रैली हुई, पिंडरा की रैली में। और उन सब की तैयारी में जो रहते थे विधायक, वो वर्मा जी, तो वो वर्मा फिर बाद में नीतीश कुमार को छोड़ दिए हुए थे। और इस समय रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान के साथ में है, लोक जनशक्ति पार्टी में है। रामविलास लोजपा में है। तो उसमें ये आरोप लगा था कि नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का समझौता 5 जनवरी को हो गया, 5 जनवरी 2017 को। और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़े थे। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बताया तक नहीं कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए, मौनी बाबा बन गए।
अब जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते, जो नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, होर्डिंग बोर्डिंग में तमाम रुपया खर्च कर दिया था, वो सब बड़े निराश हुए, हताश हुए। तो लेकिन उसी समय कुछ लोगों को पता चल गया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन सार्वजनिक नहीं, बात को सार्वजनिक नहीं हो पाई, दबी जुबान कुछ लोगों ने स्वीकार किया, जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने। तो अब 357वां जो प्रकाशोत्सव हो रहा है, तो कुछ सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस बार फिर क्या कुछ नीतीश कुमार परिवर्तन देंगे, परिवर्तन करेंगे। फिर कहीं नरेंद्र मोदी के साथ बात तो नहीं चल रही है कि कोई बड़ा फैसला हो जाए 357वें प्रकाश पर्व पर फिर मिलन हो जाए। जैसे घोषणा तो नहीं, 5 जून 2017 की जो स्थिति थी, तो नीतीश कुमार अलग से थे, भाजपा से अलग थे, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही थी कि भाई भाजपा के साथ चले जाएंगे। उसके बाद फिर एक और घटनाक्रम बड़ा चर्चा में है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को टीका नहीं किया। अब टीका न करने के पीछे की कहानी यह है कि पिछली बार टीका नीतीश कुमार का किया और 2015 में, और नीतीश कुमार बाद में भाजपा के साथ चले गए। तो ये हुआ कि भाई अगर लालू नीतीश का टीका कर देते, तो जैसे पिछली बार जो है लालू को छोड़ करके भाजपा के साथ चले गए थे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि टीका का अपशकुन हो जाए और टीका करते ही नीतीश कुमार जो है लालू यादव को छोड़ करके चले जाए, आरजेडी को छोड़ के चले जाए। इसलिए रणनीतिकारों का मानना रहा कि नीतीश कुमार का टीका न किया जाए, एक टोटका न किया जाए, ताकि वो बंधे रहें। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं कि भाई संबंध इतने मजबूत नहीं रहेंगे, संबंध इतने मधुर नहीं रह सके कि नीतीश कुमार का टीका किया जाए और पिछले दरवाजे से निकले, राबड़ी के यहाँ पहुंच गए, पिछले दरवाजे से पिछले दरवाजे में, और मुख्य दरवाजे पर मीडिया ताकती रह गई और 10 मिनट ही रुके। मने मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, राबड़ी यादव मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लालू यादव की पत्नी के आवास पर 10 मिनट ही रुके। ये सब चर्चाएं चल रही। एक और चर्चा लखनऊ से, लखनऊ में कायस्थ संगठनों ने कायस्थ एकता मोर्चा बनाया और इसकी बड़ी पहल विजय कुमार लाल श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर वाले, शुरू कर रहे हैं कि जितने कायस्थ समाज के लोग हैं जो भाजपा से बंधे हुए हैं, उनको भाजपा से निकालना। तो जनता खबर की टीम ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि भाई भाजपा हमको टिकट नहीं देती है, भाजपा कायस्थ समाज की उपेक्षा करती है, दाएं बाएं उत्पीड़न भी कर देती है, और भाजपा ने आज तक एक भी लोकसभा टिकट उत्तर प्रदेश से किसी कायस्थ को नहीं दिया है। तो अब कायस्थ समाज भाजपा के साथ नहीं रहेगा, कायस्थ समाज को जगाया जाएगा, चिताया जाएगा, बताया जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने जो कायस्थ समाज की उपेक्षा किया है। तो हम सब लोग माने कायस्थ समाज के तमाम संगठन, तमाम पदाधिकारी गण, नेतागण सब एकजुट होंगे और एकजुट होकर के अलग चुनाव लड़ेंगे केडीए फार्मूले के तहत। माने कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा मिल करके, चूंकि दलितों की भी उपेक्षा हो रही, उत्पीड़न हो रहा, अति पिछड़ों की भी उपेक्षा हो रही, उत्पीड़न हो रहा है, तमाम आरक्षित सीटें हैं जहां से कायस्थ समाज नहीं लड़ सकता है, लेकिन कायस्थ समाज की अच्छी स्थिति है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहराइच लोकसभा क्षेत्र, आगरा लोकसभा क्षेत्र अच्छी स्थिति है, मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र, बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र, मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र, हरदोई लोकसभा क्षेत्र, इटावा लोकसभा क्षेत्र। तो इन सब जितने भी सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वही स्थिति बिहार में भी है, वहां पर भी कायस्थों की अच्छी स्थिति है। जैसे जौनपुर का मछली शहर लोकसभा क्षेत्र और आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र। तो इन सब लोकसभा क्षेत्रों में कायस्थ समाज की अच्छी स्थिति है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र,
जालौन लोकसभा क्षेत्र, उरई वगैरह का बेल्ट पूरा आता है। इटावा में भी कायस्थों की अच्छी स्थिति है। तो इन लोकसभा क्षेत्रों से इस अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा और कायस्थ समाज के लोग अनुसूचित जाति के प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगे। कुछ सीटों पर, मान लो उत्तर प्रदेश में 10-12 सीटों पे कायस्थ समाज चुनाव लड़ गया, तो जो 10-12 कायस्थ सीटों पर कायस्थ समाज चुनाव लड़ेगा, तो वहां पर अनुसूचित जाति के तमाम संगठनों के लोग, बुद्धिजीवी लोग, अनुसूचित जाति के, जनजाति के और अति पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा माने जितनी भी बिरादरियां जो हैं ओबीसी के तहत जिनकी कैटेगरी की गई है, अति पिछड़े में जो आ रहे हैं, मोस्ट ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, और जो राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट में 3 हिस्सों में बांटा है उसमें, तो वो तेली, तमोली, नाऊ, बारी, कहार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, काच, ये सब जो है बिरादरियां उसमें रहेंगी। तो इन बिरादरियों को लेकर के ये स्थिति बन रही है कि पाल समाज भी उसी में है, लुनिया समाज भी है, लोधी समाज भी है। इस सब लोगों के साथ संवाद चल रहा है। सोनी समाज है, स्वर्णकार समाज है, इन सब के साथ संवाद चल रहा है कि एक मजबूत समीकरण केडीए का बनाया जाए, माने कायस्थ, दलित, तो अति पिछड़ा, ये सब एकजुट हो और एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीट है, तो 80 सीट में लगभग 20 सीट अनुसूचित जाति को दिया जाए। उसमें कुछ ऐसी भी सीटें, 1-2 सीट हो सकती हैं जो सामान्य वर्ग की हैं, लेकिन वहां पे अनुसूचित जाति को चुनाव लड़ा देना। तो इस प्रकार से 20 सीट अनुसूचित जाति को हो गई और 10 सीट 10 सीट हो गई कायस्थों की, 20-10 30 सीट हो गई और 80 सीट है, बची 50 सीट। 50 सीट अति पिछड़ों के लिए, माने अति पिछड़ों की संख्या, जो एक समय नारा दिया गया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने उसमें संशोधन कर दिया और संशोधन के कहा कि अति पिछड़ा पावे 100 में 60, मानी किरण सिन्हा ने बांधी गांठ, अति पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 80 में 50 सीट, 50 सीट पर अति पिछड़ा चुनाव लड़ेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान। अति पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये अति पिछड़ा 50 सीटों पे लड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीट है, लेकिन उसके बाद 3 अधिक करके 20 सीटों पर अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पे कायस्थ लड़ेंगे। वो 10 कायस्थ बाहुल्य सीटें कौन सी हैं? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद में फूलपुर भी शामिल है, बरेली, बस्ती। तो इस प्रकार से लगभग 10 सीटें चिन्हित करके कायस्थ समाज उन सीटों से चुनाव लड़ेगा। उसमें रामपुर भी हो सकती है, मुरादाबाद भी हो सकती है। तो 10 सीटों पर कायस्थ समाज लड़ेगा, 20 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में और 50 सीटों पर अति पिछड़े लड़ेंगे, माने जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, मुख्य धारा की पार्टियों से कटे हुए लोग हैं। मुख्य धारा की पार्टियां ये मान के चलती हैं कि भाई कायस्थ केवल वोटर है, हमारा वोट देगा, अनुसूचित जाति का लोग केवल हमको वोट देगा, माने दलित केवल वोट देगा, अति पिछड़ा केवल वोट देगा, माने कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा ये बड़का बड़का पार्टी में केवल झाड़ू लगाने का काम करे, दरी बिछाने का काम करे, पानी पिलाने का काम करे, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने का काम करे, लेकिन टिकट की तरफ ध्यान न दे, टिकट न मांगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत न करे। एक केडीए समाज भी लगभग 85% समाज उत्तर प्रदेश में, माने 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा केडीए, माने केडीए जो एक राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, बनाया जा रहा है, कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा, कायस्थ समाज का एक भी लोकसभा नहीं उत्तर प्रदेश से।
आज तक ना तो भाजपा ने दिया, कांग्रेस पहले दिया भी करती थी एक सीट फतेहपुर से, अब उसने भी बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को लोगों ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने सीख लिया भाजपा से कि जब भाजपा उत्तर प्रदेश से किसी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं देती है तो हम कांग्रेस क्यों दे दें। कांग्रेस भी नहीं दे रही। तो ये स्थिति है अनुसूचित जाति के लिए। जो आरक्षित सीट है वही कांग्रेस, वही भाजपा, और अनुसूचित जाति में और किसी को नहीं देता। पहली बार ये हो रहा है केडीए समीकरण के तहत कि श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति की कुछ सीटों पर तो जितनी जो आरक्षित है उनमें तो चुनाव लड़ाया जाएगा, उनके अतिरिक्त जो सामान्य सीटें हैं वहां पर भी अनुसूचित जाति के लोग जो अच्छे लोग चुनाव लड़ैया हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं और अच्छा काम किया है, उन लोगों को दिया जाएगा। उसमें जैसे बलिया लोकसभा क्षेत्र से बात चली कि राघवेंद्र कुमार अनुसूचित जाति के हैं लेकिन लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए हैं राघवेंद्र कुमार जी। तो राघवेंद्र कुमार को बलिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया जा सकता है। बलिया लोकसभा क्षेत्र जहां से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व प्रतिष्ठितों से बलिया लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा परिचित है। अब बलिया लोकसभा क्षेत्र से कई बार कायस्थ प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और लोग कायस्थ लोकसभा में पहुंचे हैं, देवरिया से भी पहुंचे हैं। तो बलिया लोकसभा क्षेत्र हो सकता है जहां से राघवेंद्र कुमार को चुनाव लड़ा दिया जाए। इसी प्रकार से कुछ जिस अन्य सीट जिसे सीतापुर लोकसभा क्षेत्र है, तो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर ब्रिज बिहारी, कम्युनिस्ट के बहुत अच्छे कार्यकर्ता, जेपी मूवमेंट के समर्थक रहे, जेपी मूवमेंट में भाग लिए, तो डॉक्टर ब्रिज बिहारी को सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ाया जा सकता है, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ाया जा सकता है, लखीमपुर से भी लड़ाया जा सकता है। लखीमपुर में डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जीती हुई है और वो भाजपा का विरोध करके जीती हुई है। भाजपा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम टिकट पाने के काबिल नहीं हो डॉक्टर ईरा, अभी मेहनत करिए, अभी खूब बैठक लगाइए। तो फिर डॉक्टर ईरा ने फैसला ले लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो अकेले चुनाव लड़ करके केडीए का समीकरण बन गया। लखीमपुर में कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा और सब मिले और मिलकर के डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव को जिता दिए लखीमपुर से। कहने के लिए निर्दलीय, ताकत केडीए की, और केडीए ने जिता दिया और जीत गई। तो इनमें से माने लखीमपुर लोकसभा सीट, धौरहरा लोकसभा सीट, सीतापुर में से कहीं न कहीं से डॉक्टर ब्रिज बिहारी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है और डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है लखीमपुर से, जो कि 10 सीट कायस्थ समाज लड़ने का मन बना रहा है। जिसे वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव जी को लंबे समय से कांग्रेस में है, कांग्रेस ने कभी लोकसभा का टिकट नहीं दिया, कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। और बनारस विश्वविद्यालय माने BHU इतना बड़ा यूनिवर्सिटी रही, उसके अध्यक्ष रहे अनिल श्रीवास्तव। अनिल श्रीवास्तव को चुनाव लड़ाया जा सकता है, सोमा श्रीवास्तव है उनको लड़ाया जा सकता है। इस प्रकार से कहीं न कहीं कायस्थों को कायस्थ बाहुल्य सीटों से चुनाव लड़ाने की योजना बन रही है। अनिल शास्त्री वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जनता दल की सरकार में उप वित्त मंत्री रहे, उनके बारे में सोचा जा रहा है कि अनिल शास्त्री को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा दिया जाए। सुनील शास्त्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे गोरखपुर में, गोरखपुर से सोचा जा रहा है, एक प्लानिंग चल रही कि सुनील शास्त्री को चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये सब गुणा गणित लग रहा है। इस बार कायस्थ समाज अपनी ताकत दिखाएगा और बड़ी मुस्तैदी के साथ वो राजनीति में लगा हुआ है। कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों की बैठकें 14 तारीख को लखनऊ में संपन्न हुई, विभिन्न संगठन रहे। और ये जो एक आरोप कायस्थों पे लगता है कि भाई कायस्थ समाज का व्यक्ति बहुत अच्छा मकान बना सकता है, बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था कर सकता है, बहुत अच्छा उस पर जो है खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है, कुर्सी मेज फर्नीचर बढ़िया लगा सकता है, लेकिन उस घर का जो उद्घाटन होगा, भूमि पूजन के बाद गृह प्रवेश होगा, तो मन बढ़िया घर बन जाएगा। घर बनने के बाद जो गृह प्रवेश होगा उसमें किसी न किसी पुजारी को बुलाना है। पुजारी के बिना माने पंडित जी के बिना
वो गृह प्रवेश नहीं करेगा। तो इस आरोप, इस बात को अब खारिज करना है कि पंडित पुजारी के बिना भी गृह प्रवेश हो सकता है। अब इस बात पे कायस्थ समाज भी आमादा हो गया है। कायस्थ समुदाय ने भी ये निर्णय ले रहा है कि अब बहुत ज्यादा पंडित पुजारी पुरोहित के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि वह कायस्थ समाज की उपेक्षा को देखते रहते हैं, कायस्थ समाज की उपेक्षा करते रहते हैं, कायस्थ समाज का उत्पीड़न करते रहते हैं। तो कायस्थ समाज सतर्क हो रहा है, तो पंडित पुजारी को अपने यहाँ स्थान देना भी बंद कर रहा है। और जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो नाम हो रहा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा, कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय कायस्थ महासभा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कायस्थ संगठन हो सकते हैं, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। लेकिन जब कार्यक्रम, तो लेकिन मुख्य अतिथि कौन बन गया? पंडित जी, पंडित ब्रजेश पाठक। मुख्य अतिथि कौन बन गया? पंडित दिनेश शर्मा। अधिकांश कायस्थ नेताओं का कहना है, जो चर्चा चल रही है, कि अब इन पंडित जी लोगों को बुलाना बंद किया जाए। अब कार्यक्रम चित्रांश सभा करे या कायस्थ सभा करे, अब पंडित जी को बुलाना बंद। क्यों? क्योंकि कभी पंडित जी ने कायस्थों की चिंता नहीं की। उन्होंने तो कायस्थों से पुजवाने का काम किया, दान दक्षिणा लेने का काम किया, मान सम्मान लेने का काम किया, मतदान लेने का काम किया। तो अब कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन भी निर्णय ले रहे हैं, कायस्थ समाज के नेता निर्णय ले रहे हैं कि अब पंडित जी लोगों को दान नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे और मतदान नहीं करेंगे। दान का बहिष्कार, कायस्थों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दिए जाने का बहिष्कार जनसभाओं में हो रहा है। कायस्थों की बड़ी बड़ी सभाओं में ये संकल्प लिए जा रहे हैं। अब पंडित जी को अनावश्यक रूप से मान सम्मान नहीं देना है। अब पंडित जी लोगों को मतदान भी नहीं करना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यह व्यवस्था केवल पंडित जी, माने केवल पंडित जी पर ही लागू नहीं होगी, यह ठाकुर साहब पर भी लागू होगा, क्योंकि ठाकुर साहब भी कायस्थों को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। कायस्थों की जो उपेक्षा हो रही है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से एक भी लोकसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया किसी कायस्थ को, तो इस पर कोई ठाकुर साहब भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। और राजनाथ सिंह ने तो खुले मंच पे स्वीकार किया कि गलती हुई 2014 में। डीएवी डिग्री कॉलेज के पीछे के मैदान में जनसभा हो रही थी और राजनाथ सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बात तो राजनाथ सिंह के सामने पहुंची। जब राजनाथ सिंह के सामने पहुंची तो राजनाथ सिंह ने भरे मंच से ये बात कहा कि कायस्थों के साथ टिकट न देना पार्टी की गलती हुई, नाइंसाफी हुई, और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बात को रखूंगा। लेकिन 14 में भी नहीं दिया कहीं लोकसभा का टिकट, और 19 में भी लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से नहीं दिया। तो ये स्थिति कायस्थ समाज ने संज्ञान में लिया है कि अब ब्राह्मण साहब को भी जो है मतदान नहीं करना, ठाकुर साहब को भी मतदान नहीं करना, और तमाम जो दूसरे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं हैं, लेकिन वह भी कायस्थों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर या तो सहमत हैं या तो चिड़ी चुप हैं, कुंडली मारे बैठे हैं कि ठीक है, कायस्थों की उपेक्षा होने दो, कायस्थों का उत्पीड़न होने दो। उन लोगों का भी बहिष्कार करेगा केडीए, माने कायस्थ दलित अति पिछड़ा। ये संघ बन गया है, ये कायस्थ दलित अति पिछड़ा महासंघ जो बना है, ये कायस्थ दलित अति पिछड़ा महासंघ उनका भी विरोध करेगा और 28 फरवरी को अपनी ताकत दिखाएगा। 28 फरवरी माने भारत रत्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे, प्रथम द्वितीय एवं अद्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन जुटेंगे, जुड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और चुनावी नफा नुकसान तय करेंगे। तो ये स्थिति कायस्थों की ओर से चल रही है, उसकी बैठकें हो रही हैं। अब 2024 की लड़ाई बड़ी रोचक होगी, क्योंकि यह लड़ाई उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु,
और इधर बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम तक पहुंचेगी। आप सब देखते रहें जनता का बड़ा।